तो बेसिकली डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस रन करके जो अर्निंग करती है, उस अर्निंग में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देने के बाद, सारे इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट कर देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए, जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, उस प्रॉफिट में जब शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, प्रॉफिट का पोर्शन उनको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे कि अगर आपको अर्निंग हो रही है, अब उस अर्निंग से आपने बैंक से जो लोन लिया उसको पेमेंट करते तो आप उसे कहते हैं बैंक इंटरेस्ट, राइट। किसी और को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये उनकी अर्निंग है या पर्टिकुलर पर्पस जो भी रहेगा उसके लिए कहते हैं। सिमिलरली अगर बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपना पैसा इस बिजनेस में लगा रखा है, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है, तो उन्हें इन रिटर्न इसी प्रॉफिट का पोर्शन मिलता है और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिविडेंड, राइट। तो प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, दैट इज़ ऑल अबाउट डिविडेंड। इसके बारे में आईसीआई ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला वो पोर्शन है, किसका, प्रॉफिट का या फिर रिजर्व का, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि हम डिविडेंड को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट के पोर्शन को, वो कहाँ से करते हैं। तो ये है क्या कि शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट मिल रहा है या तो आउट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट से मिल रहा है, या रिजर्व से मिल रहा है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें क्यों आई, क्योंकि अगर आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं या करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर जब किया जाता है और अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद भी कंपनी अपनी फर्म की वैल्यू के लिए मार्केट में और अच्छी रेपुटेशन के लिए, मतलब कुछ रीजंस की वजह से वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है और प्रॉफिट उसके पास नहीं है, इन कैश उसके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि वो डिविडेंड को उससे पे कर पाए, तो क्या वो डिविडेंड नहीं पे कर सकती है, डिक्लेयर नहीं कर सकती, कर सकती है। तो उस केस में वो जो डिविडेंड पे करेगी वो कहाँ से करती है, अपने रिजर्व से पे करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम ये कहें, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो में सिर्फ यही बात होती है कि प्रॉफिट के पोर्शन को जो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है उसी को डिविडेंड कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम्स डिविडेंड वो भी होता है जो हम प्रॉफिट से नहीं रिजर्व से दे रहे होते हैं। तो बेसिक मीन क्या निकल के आई, बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा है कि शेयर होल्डर्स को जो चीज़ मिल रही होती है, राइट, इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कहा जाता है कि भाई आपको ये आपका हिस्सा दिया जा रहा है कि बिजनेस अर्न हो रहा है, आपने कैपिटल लगाया तो आपको कुछ मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो आपको दिया जा रहा है, अब वो पैसा प्रॉफिट में से निकाल के दिया जा रहा हो या रिजर्व से निकाल के दिया जा रहा हो, उसे कहेंगे डिविडेंड। तो रिजर्व से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा आईसीआई ने कहा हुआ है, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है डिविडेंड के बारे में। उन्होंने कहा कि डिविडेंड प्रॉफिट का वो पोर्शन है कंपनी का जो वो एलोकेट करती है, किसको, होल्डर्स ऑफ द शेयर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को जो एलोकेट किया जाता है, उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट का पोर्शन, उसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो डिविडेंड है। लेकिन समटाइम्स अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता, डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उस केस में उसको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्री रिजर्व ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब आपने सारा खर्चा पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो जो प्रॉफिट बचता है ना, वो दो ही चीज़ के लिए होता है, या तो उसको डिविडेंड में बांट देते हैं और या उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, एज अ रिटेन्ड अर्निंग हम सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। भाई प्रॉफिट हुआ, पैसे आ गए आपके पास, अब सब खर्चा खत्म हो गया, सब कुछ मिट आउट कर दिया, आपका अपना प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट को या तो शेयर होल्डर्स को दे देती है कि लीजिए प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी है, या वो क्या कहते हैं कि भाई फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपैंड करना है और भी रीजंस हैं, तो वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी और सारा प्रॉफिट उठा के कहाँ रख देगी, रिजर्व में रख देती है। तो रिटेन्ड अर्निंग उसको एक तरीके से कहते हैं, अर्निंग का वो पोर्शन जो रिटेन करके रख लिया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, रिटेन करके रख लिया गया, तो ये सब कहाँ है, रिजर्व में जाता है। तो इसलिए अगर किसी ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो उस केस में रिजर्व से भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसीलिए आईसीआई ने वो डेफिनेशन दी और सुप्रीम कोर्ट की ये डेफिनेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड की, कितने टाइप के डिविडेंड्स होते हैं। तो डिविडेंड को मेनली जो क्लासिफाई किया गया, एक कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, राइट। और ये जो डिविडेंड के टाइप्स हैं इसको भी थोड़ा सा एक करके डिटेल में समझते हैं। ये बेसिकली क्रक्स में ये सारे ही डिविडेंड हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं कैश डिविडेंड की। कैश डिविडेंड क्या होता है? तो अगर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो कैश के फॉर्म में मिल रहा है। कैश डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का जो पोर्शन आपको कैश के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? कैश डिविडेंड कहलाएगा, राइट। अब ये कैसे मिलता है? तो जब एनुअली आप कैलकुलेट करते हो बिजनेस की प्रॉफिट को, और प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट? सारे खर्चों को ख़त्म करने के बाद अगर कोई लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट दे दीजिए, नेट प्रॉफिट जो आ गया अब इसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका टैक्स भी पे कर दीजिए। तो आपने टैक्स भी पे कर दिया, सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दी। अब जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को अगर हम कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कैश डिविडेंड बोलते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। देखिए स्टॉक डिविडेंड होता है कि जब कंपनी क्या करती है वो अपने स्टॉक मतलब शेयर्स या स्टॉक वगैरह के बेसिस पे वो क्या करती है? आपको डिविडेंड बांटती है, राइट। तो स्टॉक डिविडेंड एक तरीके से बोनस इशू भी कहा जा सकता है। देखिए ईसॉप वगैरह का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह जो है ये बेसिकली स्टॉक डिविडेंड का एक पार्ट है, या कह सकते हैं कि स्टॉक डिविडेंड ही है। तो यहाँ पे होता कैसे है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको कैश में डिविडेंड नहीं दे रही है, वो क्या कहती है? आपको ऑप्शन दे देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, बोनस में आपको शेयर इशू कर दे रहे हैं। बोनस आप खरीदेंगे नहीं, यहाँ पे जैसे कि खरीदने की परचेज़ की बात नहीं हो रही है, राइट शेयर या इस तरह की बात नहीं हो कि आप परचेज़ करिए, हम आपको एडिशनली शेयर इशू कर दे रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको कैश में हमने पैसा नहीं दिया है प्रॉफिट का पोर्शन, बल्कि हमने आपको अपनी कंपनी के और शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। और आपने सुना होगा बोनस शेयर वगैरह इशू होते हैं। तो इस तरह से जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एडिशनल बोनस शेयर वगैरह तो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड के नाम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। दिस इशू इज़ गिवन ओनली द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बट ऑब्वियस सी बात है ये सबको तो क्या नहीं जाएगा, जो शेयर होल्डर्स हमारे पास एग्जिस्टिंग में हैं डिविडेंड भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये जो बोनस शेयर्स वगैरह हैं ये उन्हीं को प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डिविडेंड मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में मिलेगा? बॉन्ड के फॉर्म में मिलेगा। इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहा जाता है। तो इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे कैश डिविडेंड द कंपनी प्रॉमिस टू पे द शेयर होल्डर एट फ्यूचर स्पेसिफिक डेट विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड और नोट्स। तो यहाँ पे जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता है तो इन दैट सिनेरियो कंपनीज एक बॉन्ड इशू करके दे देती है ना। तो बॉन्ड इशू करने से क्या उनको डिविडेंड मिल गया, एक्स्ट्रा पैसे मिल गया, बाद में वो रिडीम होते रहेंगे। तो बॉन्ड्स या नोट्स इशू करके वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में पे करती है, इसीलिए इसको स्क्रिप्ट डिविडेंड कहता है। एक राइटिंग फॉर्मेट होता है ना बॉन्ड का, तो वो इसीलिए इसको बॉन्ड डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको सम एसेट्स अदर देन कैश, मतलब यहाँ पे जो आपको शेयर होल्डर्स को मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, वो क्या होगा? वो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब एज अ डिविडेंड कि हम एक्स्ट्रा कैश आपको प्रॉफिट का पोर्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कैश में मिल जाएगा आपको, नहीं। यहाँ पे आपको कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड देगी, आपको कुछ हिस्सा देना चाहती है, लेकिन वो क्या देगी? इन फॉर्म ऑफ एसेट्स देगी, ना कि कैश देगी, राइट। तो वो क्या होता है? प्रॉपर्टी डिविडेंड है। ये एकदम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आता है। जैसे एक एग्जांपल की तरह से समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी फ्रिज से रिलेटेड कंपनी है, फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जैसे गोदरेज हो गया, LG हो गया, है ना। तो ये लोग हैं अपना फ्रिज की कंपनी है मान लीजिए, और अब इनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट कैश के शॉर्टेज होने की वजह से कैश में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स को। उन्होंने क्या कर दिया? फ्रिज ही डिलीवर करा दी, मतलब अपने ही प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा दिया। तो एसेट्स प्रोवाइड कर दिया तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, एडिशनल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उनके शेयर होल्डर है। तो इस तरह से भी जो आपको मिल रहा होता है वो प्रॉपर्टी डिविडेंड कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी एसेट्स को आपको पे करती है अदर देन कैश, ठीक है। कंपोजिट डिविडेंड क्या होता है? कंपोजिट डिविडेंड मतलब जब आपको डिविडेंड में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब कैश, कुछ पोर्शन कैश रहेगा और कुछ पोर्शन किसी अदर फॉर्म में रहेगा, वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब आपको जैसे 2 लाख का डिविडेंड मिलना है तो 2 लाख के डिविडेंड में 1 लाख कैश मिलेगा और 1 लाख की एसेट्स कोई दे दी जा रही है, या 2 लाख आप में 1 लाख कैश दिए जा रहे हैं, 1 लाख के बोनस इशू दे दिए जा रहे हैं आपको, बॉन्ड दे दिए जा रहे हैं। तो वो कंपोजिट मतलब मिला के देना। तो एक तो आपका कैश रहेगा, एक आपको कोई भी अदर फॉर्म हो सकता है जैसे लाइक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब लास्ट हमारा आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखिए इंटरिम मतलब बीच में, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब हो गया कि जब डिविडेंड के बारे में जो बात है कंपनी वो कब करती है? AGM से पहले कर देती है। AGM क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। तो
कंपनी एजीएम से पहले ही एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती और उसमें डिस्कशन होता है कि भाई इस बार प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, ये इन सब से पहले ही एजीएम से पहले ही कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हो गया आपकी बैलेंस शीट, पीएल, ये सब रेडी नहीं है। ये सब कब रेडी होते हैं, ईयर एंड में रेडी होते हैं। तो आप एजीएम से पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेडी होने से पहले ही आपने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मतलब आपको नहीं पता कि लास्ट में कितना प्रॉफिट होने वाला है, फिर भी आपने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इन बिटवीन आपने एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो वो इंटरिम डिविडेंड, तो ये डिविडेंड जो होता है वो एजीएम से पहले हो जाता है और आपके स्टेटमेंट्स, आपके मतलब बैलेंस शीट वगैरह के तैयार होने से पहले ही ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। अब देखिए इंटरिम डिविडेंड में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए दो ही तरीके के डिविडेंड है जो इंपॉर्टेंट है, एक इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन जनरली, ठीक है। फाइनल डिविडेंड को आप कैश समझ सकते हैं, है ना, कैश डिविडेंड जो आपने देखा। तो बेसिकली होता क्या है, जो फाइनल डिविडेंड होती है वो जब आपका एजीएम होता है उसके बाद डिसाइड की जाती है ना। आपके अकाउंट्स तैयार हो गए, एजीएम हो गई, तो वहाँ पर डिक्लेयर होगा कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया है, अब हम इस प्रॉफिट को इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो वो क्या हो गया, फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर कर दी गई तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप कैंसिल नहीं कर सकते हो कि नहीं अब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, मेरा मूड चेंज हो गया, कंपनी का मूड चेंज हो गया, ऐसा नहीं। एक बार डिक्लेयर हो गई, अब आपको करना ही करना होगा। इवन दो 30 दिनों के अंदर जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होगा, वो डिविडेंड का अमाउंट आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना पड़ता है जो डिविडेंड के नाम से खुला होता है, राइट। तो बेसिकली क्या बात हुई कि अगर एक बार डिक्लेयर हो गया फाइनल डिविडेंड तो उसको पे करना ही करना है। पर अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो भले एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसको हम रिवोक कर सकते हैं। कैसे रिवोक करेंगे, उसको रिवोक कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर्स कंसेंट दे देते हैं कि भाई इंटरिम डिविडेंड को कैंसिल किया जाए, शेयर होल्डर की कंसेंट मिल जाती है, तो उस केस में इंटरिम डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है, राइट। अब देखिए फाइनल डिविडेंड जो होता है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि भाई अगर डिविडेंड, इवन डिविडेंड के बारे में ही समझिए कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर है, आपको पेमेंट करनी है डिविडेंड की, तो आप उसको करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा डिविडेंड का, तो आपका जो करंट ईयर में प्रॉफिट है उससे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर दोनों ही आपके पास नहीं, फिर भी आप डिविडेंड डिक्लेयर किए हो और आपको पे करना है, तो इन दैट केस आप अपने रिजर्व से, आउट ऑफ रिजर्व भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर 3 कंडीशन दे दी जाती हैं, जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं कि आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। अगर आप रिजर्व से डिक्लेयर करोगे तो वो उसी कंडीशंस मेंशन कर दी जाती हैं। लाइक अगर मैं आपको एक बता दूं तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई डिविडेंड का जो रेट होगा आपका, तो वो रेट आपके जो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हैं उनके एवरेज को कर लीजिए। तीनों साल में आपने जो पिछले 3 सालों में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका एवरेज कर लीजिए। उस एवरेज रेट से ज़्यादा इस बार का रेट ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता है अगर आप रिजर्व से कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग कहते हैं कि 1/10 ही आपका पेड अप कैपिटल और अपना रिजर्व दोनों को टोटल करिए फ्री रिजर्व को, और उसका जो 1/10 होता है ना, उतना ही अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं रिजर्व से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये सब क्या, ये कंडीशंस हैं अगर आप रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये सब मीट आउट करना पड़ता है। उसके बाद आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड कहे जाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर यही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। मतलब कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डिसीजन लेने वाली हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, नहीं करेंगी, कितनी प्रपोर्शन में करेंगी, कितना रिटेन अर्निंग रखेंगी, जो भी वो डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसाइड करने वाली हैं, उसे कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, राइट। इन सारे जो फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सबको ध्यान में रख के ही कंपनीज डिसाइड करती हैं कि उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है या कितना करना है, राइट। तो वही कहलाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। सो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए कंपनी को प्रॉफिट समझ में आ रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है। तो अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो, और स्टेबल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर वो 15% कमा रही है, फिर 16% कमा रही है नेक्स्ट ईयर, फिर 20% कमा रही है, या 20%, 22%, 25%, इस तरह से वो स्टेबल प्रॉफिट कमाई जा रही है, इंक्रीजिंग वे में वो कमाई चली जा रही है, तो ऐसे सिनेरियो में वो डिविडेंड को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं पे अगर उनकी अर्निंग नहीं होगी, उनकी प्रॉफिट अच्छी सिनेरियो में नहीं है, या वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग में नहीं है, या वो कभी आ रही है कभी नहीं हो रही है, ऐसे सिनेरियो में तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सोचेंगे कि उन्हें करना है या नहीं करना है। मींस वो मे बी पॉसिबल कि उसे रिटेन करने के बारे में ज़्यादा सोचें। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मैटर करती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट फैक्टर होता है लिक्विडिटी। देखिए कंपनी क्या होता है,
उसे सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनके पास कैश प्रॉपर या कैश इक्विवेलेंट जो एसेट्स होते हैं वो उनके पास होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी डिविडेंड ऑब्लिगेशन को मीट आउट कर पाएँ, कि उन्हें डिविडेंड अगर जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देना ही देना है, तो उनके पास ये चीज़ें रहें, उनके पास लिक्विडिटी जैसी रहती है उस बेसिस पे डिसाइड करती है कि हाँ भाई मैं अपने डिविडेंड ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर पाऊंगी। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि भले कंपनी प्रॉफिटेबल होती है लेकिन फिर भी वो रिटेन अर्निंग को चूज़ करती है, इसलिए क्योंकि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन पहले उतनी अच्छी नहीं होती, तो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को हेल्थी रखने के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन जो वो चाह रही है उसे मेंटेन रखने के लिए भी कई बार कंपनी क्या करती हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, इवन दो उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है, वो उसको रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रखती हैं, मतलब प्रॉफिट का पोर्शन रिटेन करके अपनी ही कंपनी में रख लेती हैं फर्दर ग्रोथ के लिए, ना कि वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो लिक्विडिटी भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे भी कंपनी डिसाइड करती है कि उसे डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, अगर कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा ओपन है ना, ग्रोथ का ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ वो ज़्यादा ग्रो कर सकती है, एक्सपेंशन के उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी क्या चूज़ करेगी कि वो अपने फंड को जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करके रख ले, है ना, अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखे, जिससे जो फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है उसे कहीं ना कहीं इससे मीट आउट कर सके, मतलब इंटरनल सोर्स रहे फंड का, तो उन्हें बाहर से कम पैसे बोरो करने पड़ेंगे या रेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट को रिटेन करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम है ना, या उतनी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी से सोचती है कि ठीक है फिर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेन का पोर्शन कम ही करते हैं। क्लियर है। तो आप कंपनी के सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट कैसा है, एक्सपेंशन के बारे में क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रखी हैं, वो भी फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालता है उनके डिविडेंड डिसीजन पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डेप्ट लेवल। अगर कंपनी के पास हायर डेप्ट रहता है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो लोअर डिविडेंड पे आउट रखेंगी, मतलब डिविडेंड कम पे करेंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई उन्हें सबसे पहले अपने डेप्ट को रीपे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे करना है ना, तो डेप्ट की प्रायोरिटी पहले आ जाती है, तो प्रॉफिट को वो सोचती हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा तो इससे हम अपने डेप्ट के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रीपे कर पाएंगे, तो ऐसा सिनेरियो में वो डिविडेंड पे आउट की तरफ कम ध्यान देती हैं। तो डेप्ट का लेवल कैसा है ये बात भी इम्पैक्ट डालती है कि कंपनी क्या डिविडेंड के रिगार्डिंग डिसीजन लेने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं वो है हमारा मार्केट कंडीशन। देखिए, मार्केट कंडीशन बट ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत इम्पैक्ट डालने वाली है कंपनी के डिविडेंड डिसीजन पे, है ना, कौन डिविडेंड के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी वो अडॉप्ट करने वाली है, बहुत इम्पैक्ट डालती है। कैसे? कि अगर इकोनॉमी डाउनटर्न में है या अनसर्टेनिटीज़ है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या सोचती है कि वो डिविडेंड को पेमेंट ना करे तो ज़्यादा बेटर है, कैश को ज़्यादा रिजर्व करके रखे, क्योंकि इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, मार्केट कंडीशन सही नहीं है, तो कैश मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पास कहते हैं ना, आपके पास खुद का पैसा ज़्यादा है तो आपकी कंडीशन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, आपके पास खुद के पैसे नहीं है तो कंडीशन आपकी थोड़ी हल्की सी है ना, तो वही चीज़ हो गई है। तो जब मार्केट कंडीशन ख़राब होती है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं चल रही होती है, तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी सोचती है कि भाई कैश को रिजर्व करके रखना हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगा, तो प्रॉफिट को रिटेन फॉर्म में रखना स्टार्ट कर देती हैं कंपेयर टू उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, राइट। तो मार्केट कंडीशन भी है, उसके बेसिस पर डिसाइड करने वाली हैं। नेक्स्ट आता है एज ऑफ द कंपनी। अब एज ऑफ द कंपनी का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी न्यूली स्टैब्लिश है, यंगर कंपनीज हैं, है ना, तो उनके पास ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो क्योंकि वो अभी ग्रो कर रही हैं ना, अभी इनिशियली वो कंपनी स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसे सिनेरियो में उनको फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रखने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, जिससे वो उसे रिइन्वेस्ट करके अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को मीट आउट कर सकें, राइट। वहीं पर अगर एक स्टैब्लिश्ड कंपनी है ना, तो ऐसे सिनेरियो में वो अपनी फर्म की वैल्यूज़ को इंक्रीज करना चाह रही होती हैं और वो फिर डिविडेंड को ज़्यादा पे आउट करती हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपनी की एज कैसी है, कंपनी किस जगह पे स्टेबल कर रही है। इसी तरह से बिजनेस साइकिल की बात कर लें, कंपनी का साइकिल क्या चल रहा है, मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी अभी बूम पीरियड पे है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी, वहीं पे अगर रिसेशन चल रहा है कंपनी में, टर्न अराउंड की सिनेरियो है, तो फिर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में नहीं सोचेगी। तो बिजनेस का साइकिल क्या चल रहा है, वो किस फेज़ में है बिजनेस, आपका अर्ली स्टेज पे है, बूम पे है, रिसेशन पे है, वो भी डिसाइड करता है कि कंपनी कौन से डिविडेंड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने वाली है। ठीक है।
इसके अलावा हमारा आता है टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए हमें पता है कि डिविडेंड पे टैक्स लगाया जाता है ना। गवर्नमेंट जो है डिविडेंड पे टैक्स लगाती है, कंपनीज को डीडीटी करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी पे करना पड़ता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई टैक्सड है अमाउंट, है ना, टैक्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो कंपनी सोचेंगी भाई रिटेन करके रख लेते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्रॉफिट में से अलग से, तो इससे बेटर कि इसको रिटेन करके रखें। तो टैक्स का क्या सिस्टम है, टैक्स क्या रेट लगाया जा रहा है, किस रेट से लगाया जा रहा है, ये बात भी इम्पैक्ट डालती है कि कंपनीज डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक फैक्टर आता है शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस। अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस क्या, वो क्या चाह रहे हैं, वो भी डिविडेंड पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब शेयर होल्डर क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो वो ये चाहेंगे कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, क्योंकि डिविडेंड के थ्रू उनको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मिलता रहेगा, तो उनकी रेगुलर इनकम होती रहेगी। वहीं पे कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी कैपिटल की एप्रिसिएशन हो, कैपिटल ज़्यादा हमारे पास बने, तो इसके लिए वो क्या सोचते हैं कि डिविडेंड मत डिस्ट्रीब्यूट करो आप, बल्कि रिटेन करके रख लो पैसे को, तो इससे कैपिटल स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने लगेगी, कैपिटल में एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि इंटरनल फाइनेंसिंग हो जाएगी आपकी। रिटेन अर्निंग जो होता है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास फंड अवेलेबल रहता है, तो उससे क्या होगा, कैपिटल अप्रिशिएट होगी। तो शेयर होल्डर क्या चाह रहे हैं आपके, ये भी मैटर करता है कि कंपनी क्या डिसाइड करने वाली है डिविडेंड के रिगार्डिंग, राइट। इसके अलावा एक आता है लीगल कॉन्स्टेंट्स। लीगल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग डिविडेंड को कितना डिक्लेयर करना है, कितना नहीं डिक्लेयर करना है, कब डिक्लेयर कर सकते हैं, कब नहीं डिक्लेयर कर सकते, इसके रिगार्डिंग जो है कंपनीज के सामने कई लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उन्होंने अपने रूल्स बता रखे हैं, जैसे सेक्शन 123 के अंदर उन्होंने बता रखा है कि भाई डिविडेंड हम कहाँ से पे कर सकते हैं। अगर आप डिविडेंड पे करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, और आप तभी डिविडेंड डिक्लेयर करिए जब आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है कि आपके पास प्रॉफिट है, चाहे वो करंट फाइनेंशियल ईयर में है या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में भी कंडीशंस लगी हुई हैं, जो आप रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो प्रॉफिट, आपका जो लॉसेस वगैरह है उसको सेट ऑफ करना है, मतलब ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। जब आप सबको मीट आउट कर लेते हैं और फिर आपके पास फंड अवेलेबल रहता है तो ही आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लीगल कॉन्स्टेंट भी आपके सामने रहता है, आपको वो भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स, जो चीज़ें, प्रोविजंस कंपनीज एक्ट ने हमें मेंशन कर रखी हैं, क्या उसके हिसाब से हमारे पास फंड अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, फिर अगर कोई शेयर होल्डर इसने क्लेम नहीं किया, उसको नहीं जा पाया, तो आपको वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, वापस नहीं ले सकते। आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड करके होता है, आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना पड़ता है उस फंड को। तो ये सारी ऐसे कई लीगल कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं जिसको आप सोचते हैं कि अच्छा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, जो ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में। आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान दीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि भाई मुझे डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं करना है, रिटेन करना है, कितना करना है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी को समझाने से पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड पे ऑलरेडी वीडियो बना है जहाँ पे डिविडेंड क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं वो डिस्कस किया गया है। इसके साथ ही डिविडेंड की जो मॉडल हैं, जो थ्योरीज दी गई हैं, अप्रोचेस जिसकी हम बात करते हैं कि वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मॉडल, वो सब भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो उसके भी वीडियोस हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी की, कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली जब हम बात पॉलिसी की करते हैं तो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो गया, ये वो पॉलिसी होती है जो बताती है कि आप एज अ डिविडेंड कितनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मतलब डिविडेंड पॉलिसी क्या रेफर करती है, पे आउट पॉलिसी को। पे आउट पॉलिसी मतलब कि कितना पे करना चाह रही है कंपनी, मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रही है कि वो एज अ डिविडेंड कितना पे करेगी शेयर होल्डर्स को। तो वो डिटरमाइन करती है साइज एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कितना अमाउंट करना है, किस तरह से करना है, हमेशा करना है, कभी करना है, तो पैटर्न क्या रहेगा और साइज़ क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, ये
जिस पॉलिसी में हम डिस्कस करते हैं, जिस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। ये हर फर्म की, हर कंपनी की अलग होती है। हर कंपनी का अप्रोच फ्यूचर को लेके अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिविडेंड पॉलिसी भी डिफ़र करती हैं। क्लियर है? सो बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? एक तरीके से रिवॉर्ड होता है, किसका? शेयर होल्डर का रिवॉर्ड होता है कि उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी के शेयर परचेज़ किए, तो इन रिटर्न कंपनी उनको क्या दे रही है? डिविडेंड पे कर रही है। तो डिविडेंड होता ही क्या है? यही तो होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफ़िट कमाया, उस प्रॉफ़िट में से कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को। तो प्रॉफ़िट का जो पोर्शन वो शेयर होल्डर्स को बाँट रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। और जो पोर्शन वो रख लेती है, प्रॉफ़िट का वो पोर्शन जो वो रख लेती है, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है? तो सारे खर्चों को ख़त्म करने के बाद, टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफ़िट रिमेन होता है कंपनी के पास, उसको जब वो शेयर होल्डर को देती है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब उसको देते हुए तो उसकी पॉलिसी क्या फ्रेम कर रही है कि वो हमेशा देगी, नहीं देगी, कितना देगी, फिक्स देगी। तो वो जो पॉलिसी फ्रेम करती है, वो हम कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। करेक्ट? अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली 2 मेन होते हैं, कि एक कंज़र्वेटिव और एक लिबरल, बट नेचुरली 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं। एक होता है स्टेबल या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, फिर कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, और हो गया हमारा लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है? तो एक-एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। पहले बात करेंगे स्टेबल या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी की। तो स्टेबल या कांस्टेंट नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही होगी, वो कैसी होगी? स्टेबल होगी या कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो डिविडेंड के फॉर्म में पे किया जाने वाला है, वो कैसा है? फिक्स्ड है। ठीक है? कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो एक डेफिनेट परसेंटेज ऑफ अर्निंग का करेगी। मतलब अगर उसने, कंपनी ने प्रॉफिट जो भी कमाया है, वो बोल रही है कि वो 5%, 4%, 10%, जो भी एक फिक्स परसेंटेज फिक्स करेंगी, और अपना जो भी प्रॉफिट कमाएँगी उसका उतना ही परसेंटेज वो एज़ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो मतलब ऐसे समझिए कि अगर कंपनी ने ये सेट कर लिया कि उनका पे आउट रेट 5% है, डिविडेंड पे आउट रेट, मतलब डिविडेंड जो वो अपनी अर्निंग का जो पोर्शन वो पे करने वाली हैं शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड पे आउट रेट रेशियो अगर 5% उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट का वो 5% क्या करेंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी एज़ अ डिविडेंड। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उनका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, हुआ कितना, अर्न कितना किया है, ज़्यादा कम उससे नहीं है। मतलब समझिएगा यहाँ पे कि अगर कंपनी ने कहा कि वो 5% का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये कांस्टेंट है, 5% ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, वो 5% का फिक्स कर ली, वो कांस्टेंट 5% देगी। पर यहाँ पे परसेंटेज फिक्स हो रहा है। ठीक है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम होगा तो 5% कम प्रॉफिट का कम अमाउंट बनेगा डिविडेंड का। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो 5% प्रॉफिट का ज़्यादा बनेगा, है ना? तो इट मीन्स क्या कि परसेंटेज फिक्स हो रहा है, अमाउंट फिक्स नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट डिविडेंड या स्टेबल डिविडेंड रेट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है, जो पे आउट रेट है, वो फिक्स कर देती है कंपनी, और कांस्टेंट वही देती रहेगी, स्टेबल हो जाती है, वही देगी। ठीक है? अमाउंट बढ़ या घट सकता है। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा तब होता है जब कंपनी ग्रोइंग होती है, मतलब ग्रो कर रही होती है। तो ऐसे में वो हर साल नया प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो उनका डिविडेंड का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करके मिलता रहता है। भले ही परसेंटेज फिक्स रहती है, पर उनका अमाउंट जो होता है वो इंक्रीमेंट करते हुए मिलता है, राइट? ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो 5% ज़्यादा आएगा, 100 का 5% आप करेंगे तो 5 आएगा, है ना? वहीं 200 का 5% करेंगे तो 10 आएगा, 5% ही आप कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? तो दैट इज़ व्हाट स्टेबल है कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। देखिए नाम से क्लियर है, कंज़र्वेटिव है। तो कंज़र्वेटिव मतलब कि उनका माइंड कहीं न कहीं डिविडेंड बाँटने को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना? चीज़ों को वैसे नहीं कि हाँ भई हम इतना ही देंगे या ऐसे दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट कुछ ही अमाउंट, कुछ ही पोर्शन प्रॉफिट का एज़ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, भले ही उसको ज़्यादा प्रॉफिट क्यों ना हुआ हो। मतलब वो कंज़र्वेटिव है उसके पास, अच्छा कमा रही है कंपनी, लेकिन स्टिल वो डिविडेंड बाँटने के नाम पे रुक जाती है, बहुत कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती हैं, बेसिकली प्रॉफ़िट का जो मैक्सिमम पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, वो रिटेन करके रख लेती हैं, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो डिविडेंड के फॉर्म में बाँट देती हैं, है ना? अब ऐसा कंज़र्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी कब अपनाते हैं? जैसे मान लीजिए अ, आपकी कंपनी ये अपना विज़न या गोल बना के बैठी है कि वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू 5 ईयर वो क्या करने वाली है, एक्सपैंड कर रही है 5 जगह पे, नए
5 प्लेसेस पे वो एक्सपैंड करने वाली है अपने बिज़नेस को। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ऐसे इसके लिए वो क्या करेंगी, वो सोचेंगी कि कुछ पैसा जो उनका है वो बचा रहे, रिटेन करके रखें। तो वो क्या करेंगे, डिविडेंड कम बाँटेंगी और रिटेन करके ज़्यादा रखेंगे, जिससे उसी पैसे का इस्तेमाल वो एक्सपेंशन में कर सकें। और अगर अपना पैसा ज़्यादा रहेगा तो बाहर से कम लेना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग को ज़्यादा बनाने के लिए वो क्या करती हैं, प्रॉफिट का मेजर पोर्शन रिटेन करके रख लेंगी और कम अमाउंट क्या करती हैं, वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज़ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इन कंपनी को प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुआ, मतलब जितना वो सोच रही थी उतना नहीं हुआ, कम हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो किसी भी कीमत में डिविडेंड बांटेंगे ही नहीं। जैसे उन्होंने सोचा कि मतलब प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उनको लग रहा है कि इतना कितना पूरा प्रॉफिट तो मुझे रिटेन करके रखना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में डिविडेंड बांटेंगे ही नहीं। अब उनके मार्किंग के हिसाब से कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, तो वो उस हिसाब से पे करती हैं। तो कहने का मतलब कंजर्वेटिव में कि ज़्यादा कमा रही हैं, नहीं कमा रही हैं, कम कमा रही हैं, उनका बस अप्रोच ये है कि वो डिविडेंड ना के बराबर बाँटेंगी, बहुत थोड़ा बाँटेंगी, मिनिमम अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज़ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। देखिए लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, अपने जो भी उसकी अर्निंग है उसका मैक्सिमम पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, एज अ डिविडेंड, है ना। बहुत कम अमाउंट वो क्या करती है, अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है। तो इसे कहते हैं हम लिबरल, मतलब बहुत लिबरल है, बहुत छूट दे रखी है, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड वो बांटने के लिए रहती है। तो कंपनी यहाँ पे हाइयर रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है, ठीक है। भले ही वो कम प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या देना चाहती है, हाइयर की। रिटेन करके कम रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कंजर्वेटिव में उल्टा है, रिटेन करके ज़्यादा रखेंगी और कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब लिबरल कौन अपनाता है, अपने पास कम रख रही हैं और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने मार्केट में पहचान बनाना चाह रही हैं। डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएँगे ना, कि भाई ये कंपनी डिविडेंड बहुत बाँटती है, तो उनको एक तरीके से हमेशा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट का ज़्यादा पोर्शन मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो अगर कंपनी का मोटिव ये होता है तो उस केस में वो करती है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उनको इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर वो लिबरल हैं, वो डिविडेंड ज़्यादा बाँटते हैं, तो उस केस में वो कंपनीज़ एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना? ऐसा ऐसा समझिए कि कंपनीज़ एक्ट, जैसे आप मान लीजिए आपने कहा कि मैं फाइनल डिविडेंड जो आप डिक्लेयर करते हैं, वो आपने बोला कि 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। ठीक है। अब 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर आपको प्रॉफिट कम है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज़ एक्ट आपसे कहता है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप जो अपना रिज़र्व मेंटेन करके रखे हैं ना, आप उस रिज़र्व से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं। जब आप उन कंडीशंस को ध्यान में रखिए, उन कंडीशन को ध्यान में रखते ही मतलब कितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से करने जा रहे हैं या रिज़र्व से करने जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट किया गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान में रखते हुए उनके अंडर में आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंजर्वेटिव, स्टेबल या कांस्टेंट और लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। एग्जाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में करके पूछ लेते हैं कि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, डिफाइन, या डिफाइन लिबरल डिविडेंड पॉलिसी या डिफाइन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इस तरह से शॉर्ट में पूछते हैं। तो शॉर्ट में भी पूछेंगे तो आप डिविडेंड पॉलिसी की थोड़ी सी मीनिंग बता के फिर आप उस टॉपिक को क्लियर करिएगा। डिविडेंड की थ्योरीज में 2 थ्योरीज दी गई, एक इररिलेवेंट थ्योरीज, दूसरी रिलेवेंट थ्योरीज। अब ये दोनों थ्योरीज का मतलब क्या है या डिविडेंड की थ्योरीज दी क्यों गई? तो देखिए हमने देखा था कि डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का पोर्शन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में। तो बात ये आती है कि क्या डिविडेंड का फर्म की वैल्यू के साथ, अगर हम कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, इन दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये थ्योरीज प्रोपाउंड की गई। मतलब कुछ का कहना था कि हाँ, डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, मतलब फर्म से उसका रिलेशन है, और कुछ का कहना था कि डिविडेंड और फर्म का कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली ये थ्योरीज आपको हेल्प करती हैं, आपको इन द सेंस फाइनेंशियल मैनेजर को हेल्प करती हैं डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड को कब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये थियरीज थी जिनका बेस आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप रिलेवेंट मानते हैं या आप इररिलेवेंट मानते हैं, राइट। तो एक एक करके हम समझते हैं कि रिलेवेंट और इररिलेवेंट है क्या चीज़। तो इररिलेवेंट थ्योरीज किसने दी? सोलोमन अप्रोच आता है और एमएम अप्रोच, मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो 2 अप्रोचेज ऐसे थे, 2 थ्योरीज ऐसी है जो इररिलेवेंट थ्योरीज कही जाती हैं। इररिलेवेंट थ्योरीज मतलब
इनका ये कहना था कि डिविडेंड जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका और आपकी फर्म की वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है। वही दूसरी थ्योरी है रिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी मतलब रिलेवेंट है। अब रिलेवेंट है कि क्या रिलेवेंट है? रिलेवेंट है आपका कि आपका डिविडेंड और आपके फर्म की वैल्यू दोनों एक के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट थ्योरीज इन्होंने दी, एक वॉल्टर मॉडल और एक गॉर्डन मॉडल। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 थ्योरीज जो डिविडेंड की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम। ये 3 थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, राइट। अब एक एक करके हम इन थ्योरीज को समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं इररिलेवेंट थ्योरीज के बारे में। तो इररिलेवेंट थ्योरी या इररिलेवेंस थ्योरी क्या होती है? तो प्रोफेसर सोलोमन और मोदिगल मिलर जो हैं उनका ये कहना था कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर प्राइस पे, कंपनी की जो शेयर प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब समझिएगा कि कंपनी के पास क्या है, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि अब उस प्रॉफिट को या तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को, या उस प्रॉफिट को वो एज अ रिटेन करके रख ले, मतलब अपने बिजनेस में ही रखे, री इन्वेस्ट कर दे। बिजनेस में रखने का क्या मतलब? वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दे। तो 2 ऑप्शन निकल के आए थे कि या डिस्ट्रीब्यूट करे और या री इन्वेस्ट करे। तो सारी थ्योरीज इसी के बात में है कि आखिर उस प्रॉफिट के पोर्शन को करना क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। तो कहा क्या गया कि अगर आप कंपनी डिविडेंड की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आपके शेयर प्राइस। और फर्म की वैल्यू का क्या मतलब हो गया? फर्म की वैल्यू को आप शेयर प्राइसेस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी तो शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ जाते। अगर कंपनी डिसीजन लेती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो क्या शेयर प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं। तो ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो सोलोमन और मोदिगल मिलर थे उनका ये कहना था कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, उसका आपकी शेयर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया, आपने डिक्लेयर किया तो आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगी, आपने नहीं किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो शेयर प्राइस डिक्रीज कर जाएंगी। इनके हिसाब से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द डिविडेंड रेट एंड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू और डिविडेंड का रेट कि आप क्या कितना % का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो अब हम इस चीज़ को जो प्रूफ किया उन्होंने उसके हिसाब से कि उनके इस बात को कहने के लिए उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट्स से, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सोलोमन का क्या कहना था, सोलोमन ने ऐसा क्यों कहा? उनका कहना था कि इज़रा सोलोमन उनका पूरा नाम था। उन्होंने कहा कि डिविडेंड जो होती है वो फर्म के रेसिडुअल डिसीजंस में आती है, और ये कैसा है, एक पैसिव रेसिडुअल है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि उनका ये कहना था कि रेसिडुअल मतलब क्या होता है, बचा हुआ चीज़। तो आपने सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, सारे खर्चे कर दिए, सब कुछ पे ऑफ कर दिया, अब जो प्रॉफिट बचा तो वो क्या हुआ, रेसिडुअल पोर्शन हो गया, बचा हुआ चीज़ हो गया। अब अगर आप उससे डिविडेंड डिसाइड कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो रेसिडुअल पोर्शन का डिसीजन आप ले रहे हो, बचे हुए चीज़ का ले रहे हो। तो आप चाहे जो करो, अब कहते हैं ना जो कुछ बच गया उसका आपको चाहे जो करना है आप कर लो, तो वो उतना रिलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने इसको क्या माना, उन्होंने माना कि ये रेसिडुअल डिसीजन है, बचे हुए चीज़ का डिसीजन है, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है। और डिविडेंड एक्टिव रोल में नहीं है कि उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो हमेशा कैसा है, एक पैसिव रेसिडुअल है, बचा हुआ जो है भी वो एकदम पैसिव फॉर्म में है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो कैसे थिंक करते हैं कि रिटेन एंड री इन्वेस्ट अर्निंग रेदर देन गिविंग देम एज अ डिविडेंड। यहाँ पे इन्वेस्टर का मतलब होता है इनकी कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर क्या सोचती हैं कि पैसे को रिटेन करो, मतलब रख लो, और उसको री इन्वेस्ट करो। ये फ़ायदा नहीं है कि उसका डिविडेंड बांट दो। तो इस वजह से डिविडेंड देना न देने से उससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पैसा जो बचा उसको री इन्वेस्ट करोगे तो नए डिसीजंस लोगे, नई जगह प्रोजेक्ट में पैसे लगेंगे तो प्रॉफिट कमाओगे, तो प्रॉफिट कमाओगे तो आपके फर्म की शेयर की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जानी है। तो डिविडेंड आप उसको दो ना दो, उससे क्या लेना देना। उनका सिंपल सा लॉजिक था कि अगर डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो कंपनियां, मेन मोटिव यही होता है कि उस पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करो, उसको रख लो और रख के री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट करोगे, अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे डालोगे, उससे प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएंगी, राइट। तो देयर प्रिंसिपल डिजायर इज टू अर्न हायर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। तो उनका मतलब सोलोमन के हिसाब से ये जो आपका प्रॉफिट होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको वो री इन्वेस्ट करके उससे हायर रिटर्न कमाए, जिससे उनकी कैपिटल अप्रिशिएट करे, कैपिटल गेन हो। और जब ये सब होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसका डिविडेंड से तो कोई लेना देना रहा ही नहीं,
राइट, दैट इज़ ऑल अबाउट सोलोमन अप्रोच। तो उन्होंने बिल्कुल भी इसको साइड कर दिया कि कोई मतलब नहीं है, आप इन्वेस्ट करो, उससे आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड दे रहे हो नहीं दे रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसी चीज़ को और जो इस फिलॉसफी को और किसने प्रमोट किया, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने। MM अप्रोच इसे कहा जाता है, MM थ्योरीज कही जाती है। इनका क्या कहना था, तो MM ने कहा कि अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज इररिलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में या मार्केट कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप मार्केट की जो कंडीशन है वो कैसी मानिए, परफेक्ट कंपटीशन की मानिए। तो परफेक्ट मार्केट कंडीशन आप मानिए, मतलब रेशनल इन्वेस्टर्स हों, सब कुछ देख के सोच समझ के खर्चे करने वाले लोग हों। तो इस हिसाब से अगर परफेक्ट मार्केट कंडीशन है आपके यहाँ की, तो उस केस में आपकी डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें, उससे फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपके फर्म की वैल्यू को कहीं भी अफेक्ट नहीं करने वाली है। सो बेसिकली इनका क्या रहा है कि नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। डिविडेंड का आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मार्केट की शेयर प्राइसेस आपकी कंपनी की बढ़ जाने वाली हैं। आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हो इस बार, तो शेयर प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। उन्होंने कहा कि डिविडेंड का इस पर कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं है। ऐसा किसने कहा, MM थ्योरी ने कहा। देखिए MM थ्योरी एक्चुअली आर्बिट्रेज थ्योरी पे बिलोंग करती है। हर चीज़ हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो बेसिकली आप इसको समझिएगा। MM थ्योरी और सोलोमन थ्योरी में एक चीज़ का डिफरेंस है। सोलोमन ने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो क्या MM ने जो आर्ग्यूमेंट दिया उनका क्या आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने कहा आर्बिट्रेजर है यहाँ पे। आर्बिट्रेजर मतलब जैसे आप एक समझिए एक थ्रेड है, अगर एक थ्रेड को एक साइड कोई खींच रहा है और दूसरी साइड अपोजिट में भी कोई खींच रहा है, अब जब दोनों साइड से उस थ्रेड को खींचा जाएगा तो वो तो हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट रह जाएगा, बीच में ही रह जाएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। यही आर्बिट्रेज, मतलब ये प्रोसेस ही आर्बिट्रेज कहलाता है। तो अब यहाँ पे कैसे आर्बिट्रेज हो रहा है, या मोदी गिलानी ने आर्बिट्रेज को कैसे रिलेट किया। देखिए उन्होंने क्या कहा कि सिंपल सी बात है कि फर्म की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ करती है, शेयर प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ कब करेंगे, जब आपकी फर्म की गुडविल अच्छी होती है, आपका फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है, फर्म की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इस तरह से आपकी फर्म होती है तो उसकी मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, राइट। अब डिविडेंड का इससे क्या लेना देना, ठीक। उन्होंने कहा अब सिंपल से आप समझिए, सपोज़ करिए कि आपका कंपनी में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट आपने क्या किया, उस प्रॉफिट को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं आपने कंपनी के सारे प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब सारा प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिविडेंड में चला गया, अब आपको नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल फंड चाहिए होगा। आप क्या करोगे, नए शेयर इशू करोगे। जब आप नए शेयर इशू करोगे मार्केट में तो लोग परचेज़ करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, और जब नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर तो फिर से कम आ जाएगा, EPS कम आ जाएगी। तो फ़ायदा कहाँ हुआ, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अब उसी के बेसिस पे आपकी मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं कि एक कंपनी कितना शेयर, एक कंपनी की अर्निंग कितनी है। देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल है ये चीज़ें। अर्निंग पर शेयर अगर आप निकालना जानते हो तो वो कैसे वो निकलता है, वो आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं जिनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितना कमाया है, ठीक है। तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, नंबर ऑफ़ शेयर से। तो वही इन्होंने कहा। अब देखिए दूसरी चीज़, अब ये अर्निंग पर शेयर निकलती है, उसी से आपकी मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। भाई जिस कंपनी की एक शेयर की अर्निंग ज़्यादा होगी उस कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइस भी ज़्यादा जाएगी। भाई पता है कि ये शेयर बहुत कमा रही है तो उसकी शेयर प्राइस भी हाई हो जाएगी। तो मतलब EPS इफेक्ट करता है, EPS ज़्यादा है तो शेयर प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। अब इन्होंने क्या कहा कि तुमने अगर प्रॉफिट कमाया और सारा का सारा प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको क्या करना है, नए प्रोजेक्ट के लिए आपको फिर से पैसे चाहिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, नया शेयर इशू करेंगे। जब आपने नया शेयर इशू किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ गए तो प्रॉफिट डिवाइड बाई जब आप नंबर ऑफ़ शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली EPS तो वही आके गिर जाएगी आपकी। जितना आपने नया शेयर इशू करके प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट अगर बढ़ी तो नंबर ऑफ़ शेयर भी बढ़ गए, तो अर्निंग पर शेयर वापस से वहीं आ गई, कांस्टेंट हो गई, राइट। अब अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, उसी पैसे से आप री इन्वेस्ट करेंगे। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और उसी पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आप कंपनी री इन्वेस्ट करेंगे तो नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। जब नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब प्रॉफिट कमाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर क्या होंगे, कम हुए, और नंबर ऑफ़ शेयर कम हुए तो क्या हुआ, आपका EPS बढ़ गई, तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो नहीं करो उससे थोड़ी ना मैटर है, आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो
प्रोजेक्ट कहाँ से पैसा प्रॉफिट कमा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये मोदी गिलर मेलर का अप्रोच था। तो यही हुआ आर्बिट्रेज। आपने अगर शेयर को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर शेयर इशू किया तो वही ईपीएस आएगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसी पैसे से इन्वेस्ट किया तो वही चीज़ें गई ईपीएस आई। तो अल्टीमेटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ी ना मैटर कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है वो मैटर करती है। इसीलिए मोदी गिलर को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज पॉलिसी कहते हैं। उनका कहना है कि दोनों साइड से खींचोगे तो बात तो बराबर ही रहने वाली है। इसीलिए आप फोकस एक चीज़ पे करो, डिविडेंड पे नहीं, फोकस करो प्रोजेक्ट पे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट करो। ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो जो ज़्यादा कैपिटल गेन दे। अगर कैपिटल गेन ज़्यादा देगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे और नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी ईपीएस बढ़ जाएगी और शेयर प्राइस इंक्रीज करेगी, राइट। तो मोदी गिलर मिलर अप्रोच में उन्होंने एक बात और क्या कही कि देखिए इफ़ द फर्म्स कैश डिविडेंड इज़ टू बिग, कैश डिविडेंड का मतलब आपका प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट के पोर्शन को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कैश डिविडेंड में आ गया। तो अगर फर्म का कैश डिविडेंड बहुत ज़्यादा है तो यू कैन जस्ट टेक ए एक्सेस कैश रिसीव्ड एंड यूज़ इट टू बाय मोर ऑफ द फर्म्स स्टॉक। अगर आप एक इन्वेस्टर, आप कंपनी छोड़ दो, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो और कंपनी के पास कैश डिविडेंड बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर सकती है, एक्सेस कैश से और ज़्यादा फर्म के स्टॉक खरीद ले और ज़्यादा शेयर्स खरीद ले। उससे क्या होगा, ज़्यादा शेयर खरीदने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगी। इफ़ द कैश डिविडेंड इज़ टू स्मॉल, अगर डिविडेंड का प्राइस बहुत कम है तो यू कैन जस्ट सेल अ लिटिल बिट ऑफ योर स्टॉक। तो आप क्या करो कि थोड़ा सा अपना जो शेयर्स है उसको सेल कर दो। कम डिविडेंड आया है कैश में तो अपने शेयर्स को थोड़ा सेल कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा और कैश फ्लो वही आ जाएगी जो तुमको चाहिए है। तो इन्होंने एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि अगर आपको कैश ज़्यादा चाहिए है और कैश डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो आप उसको स्टॉक सेल करके भी पा सकते हो, और कैश ज़्यादा मिल रहा है तो उससे एक्सेस शेयर खरीद लो। तो बात वही आपकी आ जानी है, राइट। दैट इज़ एमएम अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन सबके न्यूमेरिकल्स होते हैं, सबके फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट सबका यही होता है। तो इनके एजम्पशंस क्या कहते हैं, इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने के पीछे उन्होंने क्या क्या मान लिया था। तो उनका मानना था कि मार्केट कैसा होगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होने वाला है, राइट। मतलब इन्वेस्टर्स कैसे होंगे, बिल्कुल रेशनल इन्वेस्टर होंगे, हर चीज़ सोच समझ के करेंगे, एक्सेस चीज़ों पे नहीं जाएंगे। देयर आर नो टैक्स, नो टैक्स इन द सेंस अल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल गेन पे या शेयर्स जो इनकम हो रही है उन पे टैक्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, राइट। तो उनके हिसाब से टैक्स बिल्कुल नॉर्मल है, टैक्स है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है। या अगर अप्रिसिएशन द गेन और नॉर्मल इनकम पे टैक्स देख रहे हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से उनकी एजम्पशंस थी। उनका मानना था कि फर्म हैज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब आपको पता है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको पता है कि उससे कितना पैसा आने वाला है। नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी चीज़ें अनसर्टन नहीं है। रिस्क ले क्या रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने प्रोजेक्ट को डाल दिया तो आप सोच समझ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिस्क की बात ही नहीं हुई। तो ये कोई रिस्क नहीं है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रॉफिट नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं है। तो ये इनके एजम्पशंस थे। अब हम बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड की। तो इररिलेवेंट था कि डिविडेंड का होना ना होना, डिविडेंड पे करना, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब रिलेवेंस थ्योरी को किसने दिया, रिलेवेंस थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले वॉल्टर और गॉर्डन थे। इसको इन दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। वॉल्टर और बहुत ही फेमस है इन दोनों की थ्योरीज। तो रिलेवेंस का क्या मतलब हुआ, रिलेवेंट है मतलब डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट करना और फर्म की वैल्यू पे दोनों के बीच में रिलेशन है और दोनों बहुत एक दूसरे को इफेक्ट करने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिविडेंड पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। इन्होंने क्या कहा कि शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं करेंट डिविडेंड को और इसकी वजह से उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है फर्म की वैल्यू और डिविडेंड पॉलिसी पे। जो इनका मानना था कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अगर उस शेयर्स पर डिविडेंड मिलने वाला होता है ना तो उसके मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, राइट। तो फर्म की वैल्यू पे है और वैल्यू ऑफ द फर्म को आप इसी तरीके से डिनोट करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म को जैसे कि आप मार्केट में उसके शेयर प्राइस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आप उस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, मैं फाइनेंशियल मैनेजर का, वहाँ पे आपने देखा कि वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करती है जब एनपीवी बढ़ती है। और एनपीवी बढ़ने का क्या मतलब होता है कि ऐसे फर्म में इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना जिससे पॉजिटिव एनपीवी आए। और पॉजिटिव एनपीवी मतलब फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होती है, जब फर्म की मार्केट की शेयर प्राइसेस शेयर्स जो फर्म की शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि फर्म की वैल्यू किससे रिलेट करती है, शेयर प्राइस से, मार्केट की शेयर प्राइस से, राइट।
तो इनका कहना है कि उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय द टू इमिनेंट पर्सन, दैट इज वॉल्टर एंड गॉर्डन। अब हम एक ही करके देखते हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा? प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर आर्ग्यूज दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। उनका है कि हमेशा इफेक्ट करती है। अब वॉल्टर मॉडल उस क्या बेस्ड है, उनकी रिलेशनशिप किसके बीच में है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बीच में उनकी रिलेशनशिप है। दो चीज़ है, क्या क्या आपका, एक रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब आप क्या कमा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए हैं उससे क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आपने देखा है कि जो कैपिटल आपने पाया हो, जिससे आपने इन्वेस्टमेंट की तो फिर रिटर्न आया, दैट इज़ आई, पर वो कैपिटल के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता होगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने दो चीज़ में कहा कि जो कैपिटल आपने पाई है उसकी कॉस्टिंग और उस कैपिटल को जहाँ इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आ रहा है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने आपकी डिविडेंड पॉलिसी और फर्म की वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट किया है। कैसे एग्जिस्ट किया है चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपने बिजनेस किया, आपका प्रोजेक्ट हुआ और अब आपका जो रिटर्न आया, आपको प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आपको कमाया वो मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो कैपिटल पाई थी अपने बिजनेस में उसकी कॉस्टिंग थी 15% की, ठीक है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना भी कैपिटल का पोर्शन आपने पाया था, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 15% की पड़ी। और आपने उस कैपिटल को जहाँ इन्वेस्ट किया जिस प्रोजेक्ट में, वहाँ से जो रिटर्न आया वो 20% का आया। तो अब इस केस में ये आ गया, रिटर्न आपकी ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। आप प्रोजेक्ट से कमाए हो 20% और आपकी कॉस्टिंग आई है 15%, तो 5% से आपने एक्सेस ग्रो किया है। तो इस तरह को इन्होंने ये कहते हैं ग्रोथ फर्म। इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ फर्म, क्योंकि फर्म ग्रो कर रही है। तो एंड हैव अ जीरो पे आउट रेशियो। तो अगर आपकी फर्म ग्रो कर रही है तो आपको कैसा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, जीरो पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब क्या होता है, जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ठीक है, उसको पे आउट रेशियो कहते हैं। तो या मतलब डिविडेंड प्रॉफिट डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, इस तरह से इसका पे आउट रेशियो निकलता है। तो ये आपका पे आउट रेशियो, तो नहीं, जीरो पे आउट रखो। मतलब आप इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो क्या, नहीं। कब नहीं करोगे, जब आप ज़्यादा कमा रहे हो अपनी कॉस्टिंग से। क्यों, तो फर्म शुड रिटेन द अर्निंग बिकॉज इट पॉजेज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कैन गेन मोर देन शेयर होल्डर दैट दे कैन बाय री इन्वेस्टिंग। क्या कहने का मतलब हुआ, इनका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है, आप 15% कॉस्ट थी और आप 20% कमा रहे हो, इसका मतलब आप जिस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको तुरंत री इन्वेस्ट कर दो उसी प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी आपका है उस प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हो, तो आप ज़्यादा कैपिटल गेन कमा सकते हो। किसके कंपैरिजन में, आपके शेयर होल्डर्स के। अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर को दे दिया तो शेयर होल्डर्स को जहाँ इन्वेस्ट करेंगे और वो जो कमाएंगे उससे ज़्यादा आप कमा ले रहे हो। तो इस केस में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। आप जो भी प्रॉफिट पाए उसको रिटेन करके रख लो और री इन्वेस्ट कर दो प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपकी अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या कहा, अगर आपकी सिचुएशन कैसी है, आर इज़ लेस देन के। अब यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है और रिटर्न आप कमा रहे हो 15%, या हम ऐसे कह देते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% थी पर प्रोजेक्ट से जो आप पैसे कमाए, रिटर्न जो आपको आया वो 10% का आया। तो अब इस केस में क्या हो गया, रिटर्न आपकी 10% की और कॉस्टिंग आपकी 15% की, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। अब क्या करो, अब जो कुछ भी कमाया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 100% पे आउट रेशियो। क्यों ऐसा, क्योंकि इन्होंने कहा कि फर्म शुड पे ऑल इट्स अर्निंग टू द शेयर होल्डर्स। अपनी सारी कमाई आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास आपसे बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। आपके शेयर होल्डर्स ग्रो करेंगे, आप ग्रो करोगे, ये उनका कॉन्सेप्ट रहा। तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप मत रिटेन करके रखो, क्योंकि आप जिस भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। अब तीसरा सिनेरियो आया कि दोनों इक्वल है, 15% की कॉस्टिंग थी और 15% ही आपने कमाया है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल इंडिफरेंट है वेदर अर्निंग्स आर रिटेन्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। आप अर्निंग को रिटेन करना चाहो या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप जो कमा रहे हो उतना ही आपका
कॉस्टिंग भी है, तो वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूट करना या ना करना आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो आप फर्म की वैल्यू इफेक्ट नहीं आने वाली है आपके डिविडेंड डिसीजन से, डिस्ट्रीब्यूट करो ना करो वो इम्पैक्ट आप पे नहीं डालेगी। ठीक है, ये इनका थर्ड सिनेरियो हो गया। ये वॉल्टर मॉडल का हो गया, राइट। तो इनके हिसाब से कब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन्होंने अपना बता दिया वॉल्टर ने, क्योंकि उनके हिसाब से इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इनके एजम्पशंस क्या क्या थी? इनके एजम्पशंस थी द फर्म यूजेस ओनली इंटरनल फाइनेंस। का मतलब इनका कहना था कि फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है ना, वो सिर्फ एक ही है। वो क्या है? वो सिर्फ रिटेन अर्निंग है, इंटरनल सोर्स है। वो फर्म री इन्वेस्ट अगर करेगी तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा? सिर्फ रिटेन अर्निंग होगी। वो डेप्ट वगैरह से री इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा पैसे को रख लो, क्योंकि तब आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। अरे भाई, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और हम लोन लेके भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो इनका क्या कहना है? नहीं, क्योंकि रिटेन अर्निंग की भी कॉस्टिंग पड़ती है और डेप्ट की भी कॉस्टिंग पड़ती है। कॉस्ट तो दोनों की लगती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो दोनों आते हैं। तो आप रिटेन को ही क्यों करो? आप डेप्ट से कर दो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा हो सकता था, लेकिन वॉल्टर का मानना क्या था? वॉल्टर का मानना था डेप्ट जैसा कोई चीज़ है ही नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप जो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किससे कर सकते हो? रिटेन अर्निंग से ही कर सकते हो। तो इसीलिए इंटरनल फाइनेंस ही हो गया। फर्म डज नॉट यूज डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी और डेप्ट में वो करेगा ही नहीं, नए शेयर भी इशू नहीं कर सकता और डेप्ट भी नहीं। जो बचा प्रॉफिट है उसी से री इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा उनका एजम्पशन था। इसके बाद उनका क्या कहना था कि आपके जो रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। क्योंकि कॉन्स्टेंट क्यों माना? इन्होंने कहा 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और दूसरी साइड इन्होंने कहा कि रिटर्न मान लो, रिटर्न आपकी 20% है। तो क्या ज़रूरी है कि हर बार उस प्रोजेक्ट से 20% का आए? हो सकता है नेक्स्ट टाइम मार्केट सिनेरियो बदल चुका रहे और उस सेम प्रोजेक्ट से आपकी अर्निंग कम हो जाए। तो ये चीज़ उन्होंने एडमायर ही नहीं की। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट नहीं, जो आपकी रिटर्न का रेट है दैट इज़ 20%, वो हमेशा कांस्टेंट है। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे आपको 20% ही रिटर्न मिलने वाला है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 15% तो हमेशा 15% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी। ये इनका एक एजम्पशंस था। और दूसरी चीज़ है कि फर्म हैज़ कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ाने वाले नहीं, इक्विटी है ही नहीं है, मतलब ये इक्विटी से फाइनेंस करेंगे नहीं। तो जब इक्विटी बढ़ेगी नहीं तो नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ेंगे नहीं तो ईपीएस वगैरह में चेंज आएगा क्यों? तो हमेशा उनके हिसाब से ईपीएस और डीपीएस हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ, मतलब लॉन्ग लाइफ, मतलब कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कंपनी करेगी, कमाएगी, उसका अभी लिक्विडेट होने का सिनेरियो नहीं है। तो ये थी आपकी वॉल्टर की एजम्पशंस। अब बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा? उनका नाम था मायरन गॉर्डन। सजेस्ट वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल विच एज्यूम्स दैट डिविडेंड पॉलिसी हैव अ फर्म्स अफेक्ट्स इट्स वैल्यू। इनके हिसाब से भी डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू पे इफेक्शन है। अब उन्होंने क्या यूज़ किया? डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच को यूज़ किया और उन्होंने कहा कि डिविडेंड पॉलिसी, जो फर्म की डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करती है। कैसे? इन्होंने इसके लिए आर्ग्यू दिया बर्ड इन हैंड थ्योरी का। उन्होंने बर्ड इन हैंड थ्योरी से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। कैसे समझाने की कोशिश की? इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपको वो करंट पे फोकस करते हैं, वो फ्यूचर पे फोकस नहीं करते हैं। करंट सर्टेन है, क्योंकि अभी जो है वो सर्टेन है, पता है कि ये होगा। और जो फ्यूचर है वो कैसे होती है? अनसर्टेन हो जाती है, क्योंकि पता है कि हो चाहे ना हो, मे और मे नॉट भी का सिनेरियो आ जाता है। तो वो क्या करते हैं? अगर करंट में कहीं डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उनको पता है कि अगर अभी लिया तो ये डिविडेंड तो मुझे मिलेगा पक्का है, तो वो उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कंफर्म है, सर्टेन है। लेकिन अगर कोई कहता है कि अभी हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे पर हम फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो वो उस शेयर्स की प्राइसेस को डिस्काउंट करके लेते हैं, उसको कम प्राइस पे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता फ्यूचर में वो डिक्लेयर करे ना करे, वो तो अनसर्टेन है। तो इन्होंने बर्ड इन हैंड थ्योरी, मतलब इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू इस अप्रोच को पावर में लाया, या इस अप्रोच को सपोर्ट किया कि भाई सर्टेन चीज़ों के लिए प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि पता है ये मिलेगा, तो लोग उसके लिए पे करने को रेडी हैं, इन्वेस्टर्स पे करने को रेडी ही होते हैं। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, राइट? क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे कि भाई डिविडेंड मिलने वाला है और वो सर्टेन होते हैं और उसकी प्राइसेस ज़्यादा पे दे देंगे, तो वो प्रीमियम पे मिल जाएगा आपको, तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई। लेकिन अगर आपने पोस्टपोन कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फ्यूचर में करेंगे ऐसा बोल दिया, तो उसको इन्वेस्टर्स सोचते हैं अनसर्टेन है, मे नॉट बी का सिनेरियो आ गया, तो उसके शेयर प्राइसेस को वो डिक्रीज़ कर देते हैं, उसको डिस्काउंट पे ले लेते हैं, राइट?
तो इन्होंने कहा यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक ऐसे स्टॉक डिविडेंड को जो पोटेंशियल कैपिटल गेन दे रहा हो। पोटेंशियल कैपिटल मतलब जिसका सर्टेन हो, आज डिक्लेयर किया अभी मिल जाएगा, कंफर्म है, ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ द कैपिटल गेन। इसलिए क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और आप उसको बेस बना के सोचो कि फ्यूचर में देंगे तो अभी आप शेयर प्राइसेस बढ़ा लो, ऐसा नहीं होगा। अब वो आज को प्रेफर कर देंगे, आज पोटेंशियल कैपिटल गेन जो है जो मिलने वाला है उसकी शेयर प्राइस बढ़ा देंगे और फ्यूचर में जो है उसको डिस्काउंट करा देंगे। यही गॉर्डन का पूरा एजम्पशन था। तो उनका यही मानना था कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि उससे शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सर्टेन है, मिलेगा डिविडेंड, इसलिए इन्वेस्टर्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे और फ्यूचर्स को वो नहीं देखते हैं। तो इन्वेस्टर आर रेडी पे मोर प्राइस फॉर शेयर दैट प्रोवाइड रेगुलर डिविडेंड। जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो करंट में दे रहा है, जो रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, उसकी प्राइसेस को वो ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस बढ़ गई तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट प्राइस से, फर्म की वैल्यू से डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ऐसा गॉर्डन का जो सजेशन था वो फ्रूटफुल हो गया, मतलब उस पर पूरी तरीके से उन्होंने इफेक्ट कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट। अब इनके एजम्पशंस क्या क्या थे? तो फर्म हैज़ ऑल इक्विटी फर्म, उनका मानना था कि फर्म में कोई डेप्ट है ही नहीं, सबके सब इक्विटी फर्म है। फर्म में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ कैपिटल रही है, दैट इज़ इक्विटी। फर्म हैज़ नो एक्सटर्नल फाइनेंस है ही नहीं है, डेप्ट वगैरह है ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न आर कॉन्स्टेंट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न हमने पहले डिस्कस कर दिया, दोनों ही कांस्टेंट रहेंगी। फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, हमने पहले ही बात कर ली इसकी। देयर आर नो टैक्सेस, लाइक जैसे वॉल्टर का था वैसे ही गॉर्डन का है, सेम चीज़ें। इन्होंने कहा कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो, कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो। ये जो जी है ना वो ग्रोथ को डिनोट करता है। तो ग्रोथ क्या कह रहे हैं कि ये इनका जो रिटेंशन रेशियो है ना और उसके बेसिस पे जो ग्रोथ होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगी। 5% की ग्रोथ है तो हर बार आपको 5% की ही ग्रोथ मिलेगी, तो रिटेंशन रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। और इनका क्या कहना है कि ये एक ऐसा सिनेरियो रहेगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप हर साल जो ग्रो कर रही है आपकी कंपनी वो 5% से करती है, मतलब इस साल अगर 15% कमाए तो नेक्स्ट ईयर 20% हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 25% हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 30% हो जाएगा, मतलब 5% से वो ग्रो कर रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट होगा, मतलब 5% का जो ग्रोथ रेट होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ज़्यादा होगी, किससे? ग्रोथ रेट से। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, बट ऑब्वियसली चीज़ है, आपने ग्रोथ रेट को कांस्टेंट कर दिया है। तो ये चीज़ इनकी वॉल्टर मॉडल हो गई। तो ये सारी थ्योरीज दी गई डिविडेंड पॉलिसीज़ को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। इस थ्योरीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट आया नहीं आया, इसके लिए पूरा फॉर्मूला और पूरा न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किया जाता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। डिविडेंड पे आउट का मतलब हो गया कंपनीज जो अर्निंग कर रही हैं, जो प्रॉफिट कमा रही हैं, जब उस प्रॉफिट के पोर्शन को वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम कहते हैं उसका पे आउट। तो डिविडेंड पे आउट, राइट। अगर कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हम सिंपली कहते हैं कि डिविडेंड पे आउट ज़ीरो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़ीरो है। इज इट क्लियर? तो डिविडेंड पे आउट तो ये हो गया। अब इसके रिगार्डिंग थ्योरीज क्या दी गई हैं? देखिए इसका मतलब ये हो गया, डिविडेंड पे आउट थ्योरीज का मतलब ये होता है कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहली हमारी होती है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, जिसे MM थ्योरीज भी कहते हैं या सोलोमन अप्रोच भी कहते हैं। मतलब सोलोमन और MM दो लोगों ने इस थ्योरीज को दिया था। तो सोलोमन का अपना अप्रोच है और MM का अपना अप्रोच है। दूसरा हमारा आता है बर्ड इन हैंड थ्योरीज, जिसे बेसिकली गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं, ये गॉर्डन थ्योरीज भी कहते हैं, और ये एक रिलेवेंट थ्योरी होती है ना। जैसे कि जो MM थ्योरीज होती है वो इररिलेवेंट थ्योरी होती है, और बर्ड इन हैंड क्या होती है, फिर रिलेवेंट थ्योरी होती है। इसको बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे हम MM थ्योरीज को, सोलोमन थ्योरीज को, वॉल्टर थ्योरीज को, गॉर्डन थ्योरीज को, जिनको मॉडल के नाम से कहा जाता है, बेसिकली इनको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, बहुत डिटेल में और बहुत डीप में हर एक चीज़ को, कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना, कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस कर रखी हैं डिविडेंड थ्योरीज में। तो डिटेल में वहाँ पे है। यहाँ पे इन क्रक्स हम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस हम आपको इन तीनों थ्योरीज के बारे में बताएंगे इन शॉर्ट, राइट। सो बर्ड इन हैंड थ्योरी हो गई, और थर्ड हमारी आती है टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। तो पहले की दोनों थ्योरीज ऑलरेडी समझाई गई है बहुत डिटेल में, तो हम इन शॉर्ट इसको यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है?
सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी की। देखिए जो नाम कह रहा है ना डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, बेसिकली इस थ्योरी को दिया है फ्रैंको मोदिग्लियानी और मर्टन मिलर ने 1961 में दिया है। इसी को कहते हैं एमएम थ्योरी या मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, तो एमएम थ्योरी कहते हैं। तो बेसिकली एमएम और सोलोमन दो ही लोग थे जिन्होंने डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी को बोला, है ना। अब इन्होंने क्या कहा इस थ्योरी में, बेसिकली कहा क्या गया है इस थ्योरी में, कहा गया कि देखिए डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें, आप डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेते हैं उसका आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट। मतलब आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, फर्म की वैल्यू पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। इसलिए आपका डिविडेंड पॉलिसी जो भी हो वो बिल्कुल लिबरल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हमें कम करना है, रिटेन करके रखना है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल इररिलेवेंट है। नाम से क्लियर है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना करना है ये बात बिल्कुल इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर बिल्कुल इनडिफरेंट है बिटवीन डिविडेंड आज उन्हें मिले या फिर उनको रिटेन करके आप रख के एज अ कैपिटल अप्रिसिएशन दीजिए और फ्यूचर में कैपिटल गेन मिले। इन्वेस्टर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए आज या फिर उसे एज अ रिटेन अर्निंग रखिए और आप बाद में उन्हें एज अ कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा हो, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको कह रहे हैं ना इररिलेवेंस थ्योरी। यहाँ पे इन्वेस्टर बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया है, इंडिफरेंस है, उसको कोई मैटर नहीं करता है। सो यहाँ पे बात क्या कही गई कि देखिए डिविडेंड कैसे मैटर करना चाहिए, कि डिविडेंड करेंगे तो फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैटर तो करता है कि एक आपकी जो कंपनी है उसने क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले रखी है ना, वो अर्निंग्स को कैसे, मतलब उनकी जो प्रॉफिट्स हो रही है वो हो कैसे रही है, उनका ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट हो रहा है, उनकी वर्किंग कैसे है, वो सब बातें मैटर करती हैं, राइट। ये मैटर नहीं करता कि जो अर्निंग उन्होंने अर्न की, मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया उसको बांट कैसे रहे हैं, उसको डिविडेंड बांट रहे हैं या रिटेन करके रख रहे हैं, इससे फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्म की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन करती है इस बात से कि कंपनी की प्रॉफिट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी क्या है ना। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि कैपेबिलिटी कैसी है, कि ये इस बात से डिसाइड करता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे हैं, उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो प्रोजेक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं जिसके बेसिस पे फर्म की वैल्यू इंक्रीज करती है या नहीं इंक्रीज करती है, ना कि ये बात कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर। तो इनका मानना है कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी किसी भी तरीके से फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। कंपनी ने क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया इसका उसकी फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी के शेयर प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करे ना करे। क्लियर है। ये बात फर्म की वैल्यू सिर्फ इस बात से इम्पैक्ट पड़ता है उस पर कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, वर्किंग कैसे कर रही है, इस सब बात पे डिपेंड करता है। तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए ना करिए कोई मैटर नहीं करता, ये इररिलेवेंट है बिल्कुल भी। क्लियर है। फिर इनकी कुछ एजम्पशंस थे, है ना, एमएम की कुछ एजम्पशंस थे जो उन्होंने माना जिसके बेसिस पे ये थ्योरीज आइडल बन जाती हैं। वो क्या था, उन्होंने कहा कि जो मार्केट होगा वो बिल्कुल कैसा परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, कोई टैक्स भी नहीं होगा वहाँ पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी उन्होंने नील मानी और कैपिटल मार्केट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी, कोई इशुएंस कॉस्ट नहीं होगी, सिक्योरिटीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इन्वेस्टर्स को फ्रीली अवेलेबल होगा, है ना, मतलब कि और सारे इन्वेस्टर भी रेशनल होंगे। कैसे होंगे, इन्वेस्टर रेशनल होंगे, हर इन्फॉर्मेशन हर इन्वेस्टर के पास होगा, ठीक है। और अनसर्टेनिटीज़ की कोई चांस नहीं होगी, नो अनसर्टेनिटीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितने भी हैं वो सबके सब नोन हैं और सर्टेन है। तो ये उनके एजम्पशन थे और इन एजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि भाई डिविडेंड इररिलेवेंट है, ठीक है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कि इसका इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ने वाला है, ठीक। दूसरी जो हमारी थ्योरी जाती है वो थ्योरी है बर्ड्स इन हैंड थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी बेसिकली इसको कहते हैं डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है वो रिलेवेंट रखता है, वो बहुत रिलेवेंट है किस चीज़ से, आपके फर्म की वैल्यू से, ठीक है। ये थ्योरी दी थी मैर गॉर्डन और जॉन लिंटनर ने, इसको ना गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं बेसिकली, बर्ड इन हैंड थ्योरी को। तो बेसिक इन्होंने क्या कहा था, एक्चुअली ये बिल्कुल भी एमएम थ्योरी के अगेंस्ट थे ना, तो ये बिल्कुल उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया। इस थ्योरी में कहा गया
कि डिविडेंड इम्पैक्ट डालता है, डिविडेंड रिलेवेंट है, फर्म की वैल्यू पे उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए क्या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये सोच के करना चाहिए। ठीक, इनका जो ये जो थ्योरी आई ना, ये आया एक मेटाफर से। मेटाफर क्या था? अ बर्ड्स इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, है ना। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये हो गया, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इमीडिएट डिविडेंड पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो उनके हाथ में है ना, वो ज़्यादा सही है, रैदर देन इस बात पे कि फ्यूचर में उनको कैपिटल गेन होगा, आप रिटेन करके रखिए, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, उनको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो मेटाफर है, अब ऐसे समझिएगा इस चीज़ को, कि आपके हाथ में एक बर्ड है, वो आप पा रहे हैं, साफ साफ आपके हाथ में है, और आपको पता चला कि 2 बर्ड्स तो आपको वहाँ पे झाड़ियों में मिलने वाली हैं, राइट, ठीक है, बुशेज़ में पड़ी हुई हैं। तो आप अब इस बर्ड्स पे ध्यान देंगे कि वो 2 मिलने वाली है उस पे। अब जब तक वहाँ जाएंगे, वो फ्यूचर है, वहाँ जाएंगे, उन दोनों को पकड़ेंगे तो आपको मिलेगी, और एक आपके हाथ में सीधे सीधे रखी हुई है। तो क्या है, तो जो हाथ में रखी है पहले उस पर फोकस करिए। तो वही कह रहे, बर्ड्स इन हैंड थ्योरी। जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनका मेन फोकस ये होता है कि जो उनको अभी इमीडिएट मिल रहा है ना, जो सर्टेन है, उनको डिविडेंड मिलने वाला है, वो सर्टेन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। डिविडेंड मिलने वाला है, इन्वेस्टर्स को पता है कि भाई हाँ डिविडेंड मिलने वाला है, तो शेयर की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। शेयर की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, रैदर देन ये मानना कि फ्यूचर में आपको कैपिटल गेन होगा। मतलब अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पैसा उठा के रख लेंगे एज अ रिटेन अर्निंग, तो जो रिटेन अर्निंग रखेंगे वो इंटरनल फाइनेंस हो गया, वो कैपिटल को अप्रिशिएट करेगा, तो बाद में इससे क्या होगा, इनकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, तो बाद में उनको जाके कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा जब कभी वो सेल करेंगे अपने शेयर्स को। तो फ्यूचर की बात जो कि अनसर्टेन है, उस पर फोकस ना करके वो फोकस किस पे करते हैं, जो आज उनको मिलने वाला है एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ बर्ड्स इन हैंड थ्योरी जो होती है, वो बेसिकली इसी बात पे करती है कि जो तुम्हें आज मिल रहा है पहले उस पर फोकस करो, है ना, जो हाथ में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, रैदर देन इस पे कि हमें फ्यूचर में कैपिटल अप्रिसिएशन हो। ठीक है, तो बर्ड्स एंड हैंड थ्योरी सजेस्ट दैट इन्वेस्टर प्रेफर डिविडेंड्स ओवर अ पोटेंशियल कैपिटल गेन, है ना। इन्वेस्टर्स किस पे प्रेफर करते हैं, जो उन्हें आज डिविडेंड मिलने वाला है, रैदर देन किस बात पे, कि रिटेन अर्निंग करके आप रखिए और इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज करें। उस कैपिटल गेन पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सर्टेनिटी होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड अगर वो अभी रिसीव करेंगे तो वो सर्टेन है, और अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में सोचें तो वो फ्यूचर की बात है जो कि अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन से ज़्यादा बेटर है सर्टेन चीज़ें, है ना। इसीलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना इम्पॉर्टेंट है, और इससे फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए एक रिलेवेंट थ्योरी है। क्लियर है, बर्ड्स इन हैंड थ्योरी। और मेन बात क्या है इस बात में, कि जो आपको मिल रहा है पहले वो ले लीजिए। डिविडेंड मिल रहा है तो वो ले लेना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर से इससे इन्वेस्टर में क्या होता है, इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह के शेयर्स ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही यही होता है कि भाई जहाँ डिविडेंड मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, वो बर्ड्स इन हैंड थ्योरी पे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए तब शेयर की प्राइसेस बढ़ जाने वाली हैं, फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो फर्म दैट पेज हायर डिविडेंड इज सीन एज लेस रिस्की, इंक्रीजिंग इट्स मार्केट वैल्यू। तो जो फर्म अच्छा डिविडेंड बांटेगी, ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी, वो रिस्क कम रहेगी और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर पहला प्रेफरेंस उनका वही रहेगा कि मुझे यही शेयर्स परचेज करनी, क्योंकि इसमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों इन्वेस्टर सोच रहे हैं, सिर्फ इसीलिए बर्ड्स इन हैंड की वजह से। ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, पहली बात कि इन्वेस्टर का प्रेफरेंस करंट डिविडेंड पे होता है, और डिविडेंड क्या होता है, रिलेवेंट होता है, उसका फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर हमारी थर्ड थ्योरी आती है, वो है हमारी टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी की होगी, अभी सिनेरियो को समझिएगा, बेसिकली नाम से क्या क्लियर हो रहा है, टैक्स को प्रेफरेंस दी जा रही है इस थ्योरी में। ठीक है, अब क्या होता है कि डिविडेंड जो होती है वो रेगुलर इनकम होती है। ठीक है, अब अगर आपकी कोई रेगुलर इनकम है तो उस पर इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा आपको। अब ये जो थ्योरीज दी गई थी ना, ये थ्योरीज दी गई थी, ओवरऑल थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, तो अब कंट्री टू कंट्री इसकी जो
इम्पैक्ट है वो अलग अलग होगी, क्योंकि हर कंट्री का टैक्स रेट का जो सिस्टम होता है, टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। सो इसीलिए इसके इम्पैक्ट के बारे में भी बात हम अलग अलग ही करेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। पर ओवरऑल थ्योरी क्या कही थी वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो उन इस थ्योरी का मानना था कि डिविडेंड एक रेगुलर इनकम है, और जब रेगुलर इनकम है तो रेगुलर इनकम पे आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर आप रिटेन करके पैसा रख लीजिए, डिविडेंड मत डिस्ट्रीब्यूट करिए और रिटेन करके रखिए, तो वो हमें कैपिटल गेन देगा। और जो कैपिटल गेन होता है वो क्या होता है आपका, वो तभी लगेगा जब उसको मतलब जब आप आपके शेयर्स को सेल करेंगे तभी जाके आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन तो तभी देना पड़ेगा जब आप उसको एराइज करेंगे ना, उस गेन को लेंगे। अदरवाइज आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, आप उसे सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। अब जनरली वो लोअर रेट रहता है ना। अब ये डिपेंड करता है, कई जगह हर जगह टैक्स का अलग अलग रेट है, तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहले हमारे यहाँ पे डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। रिसिपिएंट के हाथ में जो जिनको डिविडेंड रिसीव होता है, इन्वेस्टर्स की बात अगर करें तो उनको डिविडेंड रिसीव होने पे कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी उनको डिविडेंड के रिसीव करने पे भी टैक्स है, रिसिपिएंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। 5000 तक आपका रिलैक्सेशन है और 5000 के बाद एज अ टीडीएस कट करके आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे आपका नॉर्मल स्लैब है उसके बेसिस पे। तो अब वो टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का रेट रहता है, अलग अलग अमाउंट होता है। पर ओवरऑल एक थ्योरी यही कह रही थी कि भाई कैपिटल गेन पे कम टैक्स लगता है, डिविडेंड आपकी रेगुलर इनकम होगी, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। और कैपिटल गेन जिस साल सेल करेंगे सिर्फ एक बार आपको टैक्स देना पड़ता है, तो वो लोअर पड़ता है आपके लिए। सो इन्वेस्टर क्या करते हैं भाई, लोअर डिविडेंड पे आउट रेशियो को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब उनके हिसाब से कि भाई डिविडेंड मत पे करिए, ठीक है, आप बल्कि कैपिटल को अप्रिशिएट करिए, रिटर्न करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब कंपनी को, ये फर्म को लोअर डिविडेंड देना पड़ेगा या जीरो डिविडेंड देगी, तो उनकी स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, अगर सब चीज़ें सेम रही तो। और फिर उनका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। किसके हिसाब से? इस थ्योरी के हिसाब से। तो टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो बेसिकली इस बात को कहती है कि भाई आपका जो कुछ भी है, आप जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो इम्पैक्ट डालती है, राइट। मतलब वो रिलेवेंस और इररिलेवेंस से बिल्कुल अलग ही एडिशनली चल रही है। उनका सिंपल सी बात होती है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैपिटल गेन को ज़्यादा मानते हैं, है ना, कैपिटल अप्रिसिएशन की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और डिविडेंड रेगुलर इनकम होगी, उस पर उनको टैक्स हमेशा देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो कैपिटल अप्रिसिएशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन को प्रेफर करेंगे, शेयर की प्राइसेस अप्रिशिएट करें वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, रेदर देन कि उनको हर बार डिविडेंड मिले और हर बार उनको टैक्स देना पड़े, राइट। क्योंकि डिविडेंड रेगुलर इनकम होगी तो रेगुलर हर साल उनको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन जब एक बार वो सेल करेंगे तभी होगा। सो ये जो थ्योरी थी वो थ्योरी क्या हो गई, एमएम थ्योरी और बर्ड्स इन हैंड थ्योरी दोनों की अल्टरनेटिव हो गई। इनका अपना एक प्रोस्पेक्ट हो गया कि आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डिविडेंड रेगुलर इनकम है और हर बार टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए वो हाई टैक्स रेट से हो गया। और कैपिटल गेन ऐसा टैक्स है जो आप डिफर कर सकते हैं, मतलब आप ना दें, आपको टैक्स देना ही ना पड़े। अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो आपकी शेयर, तो आपको वो टैक्स देना नहीं पड़ा, अगर जब कभी सेल करेंगे तो सिर्फ उसी समय टैक्स देना पड़ेगा, तो वन टाइम में रहिए, है ना। आप उसको डिले भी कर सकते, डिफर कर सकते, जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है टैक्स आपको। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या हो गया, आपको डिफर्ड किया जा सकता है जब तक कि आप एसेट सोल्ड नहीं कर सकते हैं, और जबकि डिविडेंड आपकी रेगुलर इनकम, आप उसे डिफर नहीं कर सकते, आपको हर साल देना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टर प्रेफर क्या करते हैं कि भाई फर्म को चाहिए कि रिटेन करके रखे, शेयर्स की वैल्यू अप्रिशिएट करे, कैपिटल गेन हो, बजाय इसके कि आप हर बार हमें डिविडेंड बांट दीजिए, ठीक है, तो डिविडेंड मत दीजिए। सो बेसिकली ओवरऑल अगर क्रक्स की बात करें तो जो तीनों थ्योरीज हैं वो कैसे कह रही हैं। अब देखिए, इररिलेवेंस थ्योरी कहती है भाई डिविडेंड का कोई इम्पैक्ट नहीं है फर्म की वैल्यू पे, दे चाहे ना दे, इन्वेस्टर्स बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्म की वैल्यू तो बढ़ने वाली थी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, ना कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन से, आपने क्या से डिस्ट्रीब्यूट किया उस बेसिस पे नहीं होगी। जबकि बर्ड्स इन हैंड कहती है कि नहीं, आप डिविडेंड तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर का प्रेफरेंस बर्ड्स इन हैंड पे होता है कि जो मिल रहा है ले लीजिए, तब आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाने वाली है। तो वो ये इस बात मानते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस डिविडेंड होता है, इसी वजह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, फिर आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको सर्टेन इनकम चाहिए होती है। जबकि
टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टर ये नहीं सोचते कि उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए, इन्वेस्टर तो कैपिटल एप्रिसिएशन सोचते हैं। और ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो उनका मानना होता है कि डिविडेंड अगर हर बार दिया जाएगा तो उनको हर बार टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि उनको रिटर्न करके पैसा रख ले कंपनी, और इससे उनकी शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो और कैपिटल एप्रिसिएशन हो, जिससे जब कभी कैपिटल गेन हो, जब एसेट सोल्ड की जाए तब वो टैक्स हो तो हो, अदरवाइज ना हो। तो उनको रिटेन अर्निंग ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन ज़्यादा सही लगता है। तो टैक्स प्रेफरेंस कह रही है कैपिटल एप्रिसिएशन करो, बर्ड्स इन हैंड कह रही है नहीं नहीं आप डिविडेंड दीजिए, इन्वेस्टर ये मानते हैं। और इररिलेवेंस कह रही है आप दोनों में से कुछ भी करो, आपकी चॉइस है, फर्म की वैल्यू पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी इररिलेवेंस थ्योरी को और रिलेवेंस थ्योरी को डिस्कस कर रखा है। टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी को हम यहाँ पे डिटेल में समझ लिए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।